गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम पांचवी प्रश्नावली के अंदर एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर हम करेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस। तो पहले एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम करेंगे बोर्ड के क्वेश्चंस आज। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर आज हम लेते हैं 20वां। पांचवी प्रश्नावली हम चल रहे थे समांतर श्रेणी, उसका एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं? एग्जाम्पल नंबर 20। देखो क्या है, ध्यान से समझना। एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्या कह रहे हैं कि सीढ़ी के जो क्रमागत डंडे हैं वो परस्पर 25 सेंटीमीटर, सीढ़ी है उस सीढ़ी के जो क्रमागत डंडे हैं वो 25 सेंटीमीटर की दूरी। इस तरीके से हमें सीढ़ी दी हुई है, इसमें जो है जो क्रमागत जो है, जैसे ये वाला एक डंडा है और ये डंडा, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी है। इनके बीच में कितने की दूरी है? 25 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, फिर आगे कहा है डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। सबसे निचले वाला जो डंडा है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। फिर इसने कहा है सबसे ऊपर और सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई 25। सबसे ऊपर वाला ये डंडा है, इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाला ये जो डंडा है इसकी लंबाई 25 और सबसे नीचे वाले डंडे की जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। यदि ऊपर और नीचे डंडे के बीच की दूरी 2.5, ऊपरी डंडे और निचले डंडे के बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है यहां से लगा के यहां तक, ये है 2.5 मीटर। कितनी है? 2.5 मीटर। तो डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा? तो हमें कहा है कि इस डंडों को बनाने के लिए, इन डंडों को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी, कितनी लकड़ी की लंबाई, कितनी की लकड़ी कितनी चाहिएगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान देना, कुल लकड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर डंडे कितने लग रहे हैं, इसके अंदर कितने डंडे लग रहे हैं वो पहले हम पता करेंगे। तो देखो यहां से लगा के यहां तक दूरी कितनी है? 2.5 और बीच बीच का गैप कितना है? 25 सेंटीमीटर का गैप है। एक डंडे के बीच में कितना है? 25 सेंटीमीटर का गैप। अब देखो ये क्या कह रहा है कि यहां से लगा के, देखो यहां से लगाकर इसके बीच में यहां तक, इसका मतलब इस डंडे को ये शामिल नहीं कर रहा है, इसके नीचे तक की दूरी, यहां से लगा के इसके नीचे तक की दूरी कितनी कह रहा है? 2.5 मीटर कह रहा है। कितनी कह रहा है? 2.5 मीटर। तो आप देखो मुझे बताना, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इसमें डंडों की संख्या कि कितने डंडे हैं। तो देखो डंडों की संख्या क्या हो जाएगी? डंडों की संख्या, तो बताओ डंडों की संख्या कितनी हो गई? टोटल कितना है? 2.5 मीटर। ये 2.5, इसके बीच में डंडों के बीच में कितनी दूरी है? 25 सेंटीमीटर की। तो 2.5 मीटर के अंदर मैं 25 सेंटीमीटर का क्या दूंगा? भाग दूंगा। आई बात समझ में? 2.5 मीटर में मैं किसका भाग दूंगा? 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला डंडा पहला डंडा मान लो और ये मैं अंतिम वाला डंडा मान लेता हूं। ये सबसे लास्ट, ये फर्स्ट डंडा है ये वाला और ये अंतिम वाला डंडा है। इनके बीच में यहां से लगा के यहां तक की दूरी कितनी है? 2.5 मीटर। और एक एक डंडे, इस डंडे और इस डंडे के बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। डंडे किस क्रम में? क्रमागत रूप से 25-25 सेंटीमीटर के बीच में गैप में लगाए हुए हैं। तो हमें देखना है कि टोटल डंडे कितने लगाए हुए हैं, कि हमें टोटल दूरी दी हुई है। लेकिन ये दूरी कहां से दी हुई है? इस डंडे के यहां से लगा के इस डंडे के नीचे सिरे तक। इसका मतलब ये डंडा तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ? 2.5 मीटर के अंदर में 25 सेंटीमीटर का भाग दूं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा, ये पॉइंट आके नीचे हो गया 10, 0 से 0 और 25 से ये कट गया एक बार, 1 का 10 से गुणा किया तो कितने हुए? 10। ये 10 तो डंडे कौन से आगे आपको पता है? यहां से लगा के इसके बीच तक। इसका मतलब ये डंडा नहीं आया इसके अंदर शामिल, क्योंकि इसके नीचे तक का है ये वाला, ये नीचे तक का, यहां तक की दूरी हमें निकाली। इसका इस डंडे को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 10 के अंदर एक प्लस करूंगा, यानी कुल डंडों की संख्या कितनी हो गई? 11 डंडे। कितने डंडे हो गए? 11। तो कुल डंडों की संख्या कितनी हो गई? 11। कैसे आया 11? तो ध्यान रखना कि इस डंडे के यहां से लगा के, इस यहां से लगा के इसके नीचे तक यहां की दूरी है। इसका मतलब ये डंडा इसके अंदर शामिल नहीं है, तो इसको शामिल करना पड़ेगा। तो +1 कर दिया मैंने। तो 10 + 1 बराबर कितने डंडे हो गए? 11 डंडे। क्योंकि हमें इसको भी शामिल करना है। 25 सेंटीमीटर ये अंतिम भाग गिनो तो ये सबसे निचला, ये 45 सेंटीमीटर, ये अंतिम भाग 25। तो इसके नीचे तक गिनूंगा तो इसकी तो आएगी नहीं, ये डंडा तो शामिल ही नहीं आएगा। इसलिए
10 तो कहाँ हो गए, यहां से लगा के यहां तक 10 हो गए, और ये जो है डंडा वो कौन सा डंडा है, 11वां डंडा है। तो कुल मिला के कितने डंडे हुए, 11 डंडे हुए। आई बात समझ में यहां तक? तो चलो अब देखो, ये तो आ गया हमारे पास डंडों की संख्या यानी n की वैल्यू। n कितने हो गए, 11। अब बताओ पहला डंडा, पहले डंडे की लंबाई, क्योंकि लंबाई का योग ज्ञात करना, तो पहले डंडे की लंबाई कितनी है, 25 मान लेता हूं मैं, ये 25 सेंटीमीटर। और अंतिम डंडे की लंबाई यानी A11, अंतिम डंडा कौन सा, 11वां डंडा, उसकी लंबाई में कितनी मान लेता हूं, 45 सेंटीमीटर। भले नीचे से मानो भले ऊपर से मानो, दोनों एक ही बात है। तो एक की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी सबसे ऊपर वाला मैंने मान लिया 25 सेंटीमीटर, सबसे नीचे वाला मैंने 11वां डंडा है, अंतिम डंडा है, उसकी कितनी हो गई, 45 सेंटीमीटर दूरी। अब डंडों की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो कुल लंबाई के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN वाला। कुल लंबाई हमें SN वाला फॉर्मूला, यानी 11 डंडों की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो SN बराबर n/2 कोष्टक A प्लस AN वाला मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि मुझे कुल डंडों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले डंडे की लंबाई आपके पास होनी चाहिए, अंतिम वाले डंडे की आपके पास लंबाई होनी चाहिए, n की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। तो n बराबर 11 डंडे है, पहला पद 25 है, 11वां पद 45 सेंटीमीटर है, तो ये लग जाएगा इसमें S11 बराबर 11/2 और कोष्टक A की वैल्यू कितनी है, 25 है, और AN की वैल्यू कितनी है, 45 है। तो S11 बराबर बताओ क्या हो जाएगा, 11/2, 25 और 45 मिलके कितने बन गए, 50 और 20 70 बन गए, और 2 से 70 कटे कितनी बार, 35 बार। तो S11 बराबर 11 का 35 से गुणा करेंगे, 11 पंजे 55, हासिल के कितने लगे, 5 लगे, 11 33 और 5 कितने हुए, 38। तो 385 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 100 का भाग दूंगा तो 3.85 मीटर, यानी कुल डंडों की लंबाई, यानी कुल लकड़ी की जो लंबाई है वो 3.85 मीटर, यानी 385 सेंटीमीटर या 3.85 मीटर हमें लकड़ी चाहिएगी। कितनी, 3.85 मीटर की लकड़ी हमें चाहिएगी। तो मीटर में ज्ञात करो तो 3.85 यानी 85 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में ज्ञात करो तो 385। तो कुल लकड़ी कितनी चाहिएगी हमें इन डंडों के लिए, कितनी चाहिएगी, 3.85 मीटर। तो ध्यान रखना कि 10 तो कैसे आए इनके बीच में, और एक ये 11वां, क्योंकि ये इसके अंदर शामिल नहीं आ रहा है। इस कारण से हमने क्या हो गए, 10 के अंदर +1 किया तो कितने डंडे हो गए, 11 डंडे हो गए। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल। चलो अब आते हैं हम आगे बोर्ड के क्वेश्चंस। अब हम शुरू करते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस। तो इसको मैं मिटा देता हूं और अब हम लेते हैं बोर्ड के क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं लूंगा बोर्ड 2013 का क्वेश्चंस। पहले सबसे पहले मैं पीछे से शुरू कर रहा हूं, बोर्ड 2013 का क्वेश्चन शुरू करूंगा। कौन सा, बोर्ड 2013। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बोर्ड 2013 का क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम लेते हैं बोर्ड 2013। देखो बोर्ड 2013 के अंदर क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है, पहले ये क्वेश्चन आते थे 4 नंबर के। कितने नंबर के आते थे, 4 नंबर के क्वेश्चन आते, 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड 2013 में पूछा हुआ है, AP 2-7-12 का 2-7-12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछा हुआ है, दूसरा भी मैं लिख देता हूं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपये के 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया।
प्रारंभ किया तथा प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की तो कह रहा है 21 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। 7,000 रुपये हो गया। ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो ये बोर्ड 2013 के क्वेश्चन है दोनों। एपी 2712 का 11 पद ज्ञात कीजिए और दूसरा का है सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य किया। हर वर्ष उसके 200 रुपए बढ़े। तो इसने कहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000, वो वर्ष हमें पता करना है जिसमें उसका वेतन कितना हो गया, 7,000 रुपए हो गया। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो सॉल्व। एपी 27 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11 पद तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। क्या हो जाएगा, A11 बराबर A प्लस 10D, यही तो है। A11 बराबर A प्लस 10D। तो A11 बराबर A की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई, प्लस 10 इंटू D की वैल्यू बताओ। 7 में से 2 गया तो कितने हो गए, 5। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो बताओ A11 बराबर 2 प्लस 10 का 5 से गुणा किया तो 50। तो A11 बराबर बताओ कितने हुए, 50 और 2 हो गए 52। इसका मतलब 11वां पद क्या है, इस श्रेणी का 11वां पद 52 है। है बात समझ में। तो A11 बराबर कौन से हो गए, 52 हो गए। तो सिंपल सा था। अब लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। सुरेश ने 1985 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य किया। कितने रुपए में, 5,000 रुपए में। कब किया, 1985 में। देखो ये मैं लिख रहा हूं, इधर तो लिख देता हूं वर्ष। सबसे पहले वर्ष की एपी बना देता हूं और ये वेतन की एपी। देखो वर्ष 1985, बताओ कितना वेतन, 5,000 रुपए। ध्यान रखना, जैसे ही क्या कह रहा है, हर वर्ष उसके मासिक वेतन में 200 रुपए की वृद्धि की जाती है। बताओ 1986 में कितना वेतन, 5,000 रुपए थे, अब 200 रुपए बढ़ गए तो बताओ कितने हो गए, 5,200। कितने हो गए, 5,200। ये बढ़ते बढ़ते 200 रुपए ऐसे क्रम से बढ़ते गए और एक वर्ष ऐसा आया जब उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। कितना हो गया, 7,000 रुपए। 5,000, फिर 5,200, फिर अगली साल 5,400, फिर 5,600, ऐसे बढ़ते गए। उसका वेतन एक वर्ष में, मतलब ये वर्ष तो मैं नहीं पता कर सकता ना, अब कितने ऐसे गिन के इनके, तो क्या कैसे पता करें, कहां तक पता करें, समझ गए। तो इसका मतलब उसके वेतन की हमें एपी पता है। वेतन की एपी का मतलब वेतन का पहला पद हमें पता है और इस वेतन का लास्ट वाला पद हमें पता है। डी की वैल्यू भी हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एन वाले फॉर्मूले से इसके एन की वैल्यू निकाल सकता हूं और एन की वैल्यू निकालने के बाद पता चल जाएगा इतने वर्षों में, क्या पता चल जाएगा हमें कि ये ए है और ये ए एन है। तो यहां से एन की वैल्यू निकल जाएगी कि ये कितने साल में हुआ, कितने एन का वैल्यू आ जाएगी कि 7,000 कितने साल में आया, मतलब कितने पदों की संख्या पता चल जाएगी। तो हम इस वर्ष की भी पता कर ले, वर्ष का अंतिम पद पता कर लेंगे, 7,000 इसके कौन से वर्ष में हुए हैं। तो सबसे पहले हमें जो एपी पता है वो, क्योंकि इसके तो हमें अंतिम साल नहीं पता, लेकिन इसके पहला वेतन और अंतिम वेतन हमें पता है, पहला पद पता है, अंतिम पद पता है। तो हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 7,000 कितने नंबर पर है वो हम पता कर सकते हैं। तो उस वर्ष में उतने नंबर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो करते हैं सॉल्व इसको। तो मैं ऊपर इस प्रश्न को तो मिटा दूं अब। तो देखो, तो मैं अब सबसे पहले इसके अंदर क्या मान ज्ञात कर लेता हूं। तो बताओ ए वाला पद क्या है, ए कितना है, 5,000 है और ए एन की वैल्यू कितनी है, 7,000 है।
और डी का मान कितना है, तो डी बताओ 5200 में से 5000 गए, 5200 में से 5000 के, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 200 आ गई ना, वही तो है 200, क्योंकि बार बार इसके 200 रुपए बढ़ रहे हैं क्रम से, इसका मतलब 200 का अंतर आएगा तो 200 रुपए बढ़ रहे हैं। तो बताओ n की वैल्यू an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 7000, ये आ गया 7000, a की वैल्यू कितनी है 5000, ये 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200। बताओ 5000 इधर आ गए, 7000 माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 इंटू कितने हो गए 200। तो 7000 में से 5000 गए तो कितने रहे, 7000 में से 5000 गए तो कितने रहे, 2000 रहे ना, 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। बताओ 200 से मैं ये 2000 काट देता हूँ तो कितने आ गए, 10 आ गए ना, तो इसका मतलब n माइनस 1 बराबर 10 हो गए, एक उधर चला गया तो बताओ n बराबर क्या हो गया 10 प्लस 1, यानी आंसर n की वैल्यू कितनी आएगी 11। यानी कौन से वर्ष में, 11वें वर्ष में, यानी 5000 से 7000 कितने वर्ष लगे, 11 वर्ष लगे, कितने वर्ष, 11 वर्ष लगे। तो हमें 11वां वर्ष ज्ञात करना है कि ये 11वां वर्ष कौन सा है, तो वर्ष 11वां ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इस वर्ष की एपी है हमारे पास 1985 1986, इसे 11वां वर्ष आराम से, या तो इसके अंदर डायरेक्ट 11 जोड़ के नहीं निकालना है कि 11 इसके अंदर जोड़ो, 1985 है, 1985 से 11वां वर्ष कौन सा होता है, तो देखो 1985 से 11 वर्ष, तो इसका मतलब 11वां पद निकाल दूं इस श्रेणी का, इस श्रेणी का 11, तो देखो a11 बराबर बताओ क्या हो जाएगा, a प्लस 10d, a प्लस 10d, तो a11 बराबर बताओ पहला पद कौन सा है 1985, ये 1985 हो गया, प्लस 10 इंटू ए कितना है 1986 में से 1985 या तो कितने वर्ष आ गया, 1 वर्ष। तो मैं ये सन की एपी निकाल रहा हूं, एपी देखो 1985, उसका मुझे 11वां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां, तो 11वां पद ज्ञात करने ये 11 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 10d, इसका मतलब 11 बराबर a11 बराबर 1985 प्लस 10 इंटू, ये देखो 10 इंटू हमने क्या कहा था अभी, 10 इंटू 1 हो गया ना, क्योंकि 1986 में से 1985 के, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, क्योंकि हम सन की बात कर रहे हैं, तो डी की वैल्यू आ गई, तो बताओ कितने हो गए 10, तो a11 बराबर बताओ 1985 में 10 जोड़ गए तो कितने हुए, 1985 में 10 जुड़ गए तो कितने हो गए 1995 हो गए, 10 जुड़े तो 1995, तो a11 बराबर कितना आ गया 1995। तो 1985 से शुरू हुआ तो 11 वर्ष हमारे पास क्या आ गया, 11 वर्ष आ गया 1995 में, उसका वेतन कितना हो गया 7000 रुपये हो गया। तो 1985 के अंदर हमने 10 को जोड़ दिया, तो 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया वेतन उसका 1900, वेतन कौन सा 11वां पद, 11 पद कौन सा आ गया 1995। तो 1995 में उसका वेतन कितना हो गया 7000 रुपये, तो 1985 में उसका वेतन हो गया 7000 रुपये। आगे आंसर, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बोर्ड 2013 का, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, बोर्ड 2014 लेते हैं। चलो अब आते हैं बोर्ड 2014। इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो लिखता हूं मैं, एपी 4 1 -2 -5 के अगले दो पद लिखिए, के अगले दो पद लिखिए, के अगले दो पद लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के
प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा इसका सार्वंतर सार्वंतर 6 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्या है? एपी 4 1 -2 -5 के अगले 2 पद लिखिए, इसके 2 पद अगले पद 2 पद लिख रहे हैं। तो बिल्कुल देखो सॉल्व करते हैं इसको। पहले सिंपल सा है, 1 2 3 4 पद तो हमें पता है। अब अगला कौन सा पद ज्ञात करना है? 5वां और 6ठा पद। तो सीधा मैं डायरेक्ट करता हूं इसका 5वां पद। 5वां पद बताओ क्या हो जाएगा? a + 4d। तो a5 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 × d कैसे निकलेगा? 1 में से 4 गया तो बताओ कितना रहा? -3। ये -3 आई बात समझ में? तो बताओ a5 बराबर कितना आ जाएगा? 4 4 तिया 12 -12। तो a5 बराबर 12 में से 4 गए तो -8। इसका मतलब a5 बराबर -8 आ गया। अगला पद a6 बराबर a + 5d। तो बताओ क्या हो जाएगा? a6 बराबर a की वैल्यू 4 है, 5 × d की वैल्यू -3 है। तो a6 बराबर 4, 5 तिया 15 और 15 में से 4 गए तो बताओ कितने हो जाएंगे? -11। इसका मतलब a6 बराबर हो जाएगा -11। आई बात समझ में? ये अगले वाले 2 पद हो गए, एक 5वां पद हो गया और एक 6ठा पद हो गया। डी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू 4 है, तो आंसर हमारे पास आ गया। चलो अब चलता हूं मैं अगला सवाल इसका। आगे चलेंगे अब इसके, तो बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो तो पहला क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, क्योंकि अब ये कंप्लीट हो चुका है। अगला देखो, यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योग, एपी के प्रथम क्या है? 12 पदों का योग है भाई। इसका मतलब S12 बराबर कितना है? 468 है। 12 पदों का योग, तो योग को हम क्या लिखते हैं? S से लिखते हैं ना। तो S12 बराबर 400। अब इसका सार्वंतर 6 है, इसका मतलब D की वैल्यू 6 है। आई बात समझ में? तो हमें कहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो हमें तो S12 दिया हुआ है 468 तथा इसका सार्वंतर कितना है? 6D की वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहले, सबसे पहले तो क्या निकलेगा? इसका A का मान, और A का मान निकलने के बाद हमारे पास निकलेगा। आई बात समझ में? तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो, शॉर्ट वाला फॉर्मूला तो मैं इसके लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां मेरे पास n नहीं है, an नहीं है, तो मैं पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो देखो कौन सा? Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। तो Sn कितना है? 468। बताओ n कितना है? 12 है। 12/2, n की वैल्यू तो 12 है ना। 12 पदों का योग है तो n की वैल्यू 12 आ गई। 2 × a नहीं है हमारे पास, n है 12 में से 1, और d की वैल्यू कितनी है? 6 है। 2 से 12 कटा कितनी बार? 6 बार। आई बात समझ में? अब देखो 6 से ये कटेगा, 6 से 468 को काट रहे हैं तो देखो 6 अटे 8 6 48 और 7 6 42, 7 बार। 7 से 42 पीछे 48 रहे, तो 8 6 48, तो कितनी बार हो गए? 8 बार। 78 बार कट गया। 468 कितनी बार? 78 बार। 6 से 46 42 यानी 7 बार। पीछे कितने बचे? 4 48 यानी 8 बार। चलो 78। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 78 बराबर 2a + 12 में से 1 गया तो 11, और 11 का 6 से गुणा किया तो 66 आ गए। 11 6 66। 66 को इधर पक्षांतर कर दिया तो बताओ क्या हो जाएगा? 66 को मैं इधर भेज दूं तो बताओ क्या हो जाएगा? 2a बराबर 78 - 66। बताओ 2a बराबर 78 में से 8 में से 6 गए तो कितने रहे? 2। 7 में से 6 गया तो 1। 2 से 12 कटे 6 बार। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई ना। 11 12 में से गया 11, 11 का 6 से गुणा के 66। 66 को इधर पक्षांतर कर दिया तो 78 में से 66 गए तो पीछे कितने रहे?
12 रहे, और 2 से 12 कटा तो कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई और डी की वैल्यू हमें पता है, तो 10वां पद ज्ञात कर सकते हो। बिल्कुल, 10वां पद क्या हो जाएगा, ये 10 बराबर ए प्लस 9d, तो ए 10 बराबर बताओ ए की वैल्यू 6 है और 9 इंटू डी की वैल्यू भी 6 है, तो ए 10 बराबर 6 प्लस 9 6 54, और 54 और 6 कितने हुए 60। इसका मतलब ए 10 बराबर कितना आ गया 60, तो 10वां पद अपने पास कितना आ गया 60। आई बात सुन में, तो 10वां पद अपने पास कितना आ गया 60। तो एस दिया हुआ था 12 पदों का योग, 12 पदों के योग से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। पहले ए निकाला और फिर ए से निकालने के बाद हमने इसको ए 10 के अंदर मान रखा, तो हमारे पास इसका भी मान आ गया। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट 2014 का क्वेश्चंस कंप्लीट। अब मैं लेता हूं बोर्ड 2015। तो बोर्ड 2000 पहला क्वेश्चन का पहला क्या है, एपी 7 5 3 1 -1 -3 का सार्वंतर पता करो, का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, डी की वैल्यू निकाल दो। 5 में से 7 गया -2, यानी डी की वैल्यू -2, कोई भी कर लो ना। A2 में से A1 घटा सकते हो, A3 में से A2 घटा सकते हो, इसमें से ये घटा सकते हो, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा सकते हो, कोई भी घटाओ, सार्वंतर तो सेम ही आएगा। कितना आएगा -2। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो पूरा हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गए। बताओ अगला करता हूं मैं दूसरा इसका क्वेश्चन। तो दूसरा क्या है, एपी 17 15 और 13, 17 15 और 13 के कितने पद लिए जाएं, डैश डैश के कितने पद लिए जाएं ताकि योग 81 हो। क्या कहा है कि इस एपी के कितने पद लिए जाएं ताकि योग कितना हो, 81 हो। समझ गए, इसका मतलब कितने पद का मतलब क्या, n की वैल्यू, कौन सा पद कितने पद, n की वैल्यू, इसके इतने पद लिए जाए योग 81 हो, यानी Sn कितना दिया हुआ है 81। बताओ n की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, a की वैल्यू तो पता है ना 17 है, d की वैल्यू कितनी है 15 -17, दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो -2। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Sn वाला बड़ा लगाना पड़ेगा, दूसरा तो कुछ चांस ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला पद पता भी नहीं है। तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। Sn कितना है 81 बराबर n/2, बताओ 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n कितना है अब नहीं पता, n-1 इंटू डी की कितना है -2, ये हो गया। 2 का 81 से गुणा क्या 162, n कोष्टक 17 दूनी कितने हो गए 34 हो गए, प्लस 2 का -2 का n से गुणा किया तो -2n, -2 का 1 से गुणा किया तो +2। चलो आगे चलते हैं। तो ये 162, ये n, बताओ ये 34 और 2 ये कितने हो गए 36 हो गए, और माइनस के क्या हो गए 2n, ये 2n हो गए। चलो आगे चलते हैं, तो आगे बताओ क्या होगा, इस n का 36 से गुणा किया तो 36n हो गया, और इस n का 2n से गुणा किया तो 2n²। आई बात समझ में, ये कट रहा है ना, कट रहा है भाई, कट रहा है, 2 से कट रहा है, ये वापिस 81 बन गया, ये 36 है तो कितने बन गए 18 बन गए, 18 ये 2 कट गया तो n² बन गया। अब भाई ये n² तो है माइनस में, मैं इसको इधर ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, तो देखो n² किसका बन गया प्लस का, 18n किसका बन गया माइनस का, और 81 तो प्लस का था ही, बराबर 0, ये पूरा एक तरफ आ गया। अरे भाई ये पक्षांतर तो दोनों इधर की है, तो -n² तो इधर आ गया प्लस का n², 18n इधर आ गया तो माइनस का 18n, और 81 किसका हो गया 81 तो प्लस का था ही। चलो अब ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पर 18 हो
और गुणा करने पर 81 हो। n स्क्वायर का 81 से गुणा 81, जोड़ने घटाने पर 18 हो, गुणा करने पर 81। बताओ 81 किसके पाड़े में आता है? 9 के पाड़े में। 9 9 में 81, 9 9 18, हो गया काम। इसका मतलब डायरेक्ट गुणनखंड से आ गया, n स्क्वायर माइनस 9n, फिर वापिस 9n और प्लस का 81, क्योंकि 9 9 क्या होते हैं? जुड़ने पर 18 भी बनते हैं, गुणा करने पर 81 भी बनते हैं। बताओ दोनों में 9 कॉमन है, तो बताओ 9 बार आ गया, बताओ क्या रहा? 9 माइनस n माइनस 9, इसमें क्या हो गया बताओ? इसमें भी वही रहेगा n माइनस 9। बताओ बार क्या रखूं? इसमें बार माइनस के 9 रख दो। आई बात समझ में? बताओ तो एक पद क्या हो गया? n माइनस 9, दूसरा पद भी क्या हो गया? n माइनस 9। दोनों सेम ही हो गए। यहाँ पर तो n बार आ गया तो n माइनस 9 हो गए, यहाँ पर भी 9 बार आ गया तो n माइनस 9, 9 का n से 9n और 9 81। इसका मतलब दोनों पद सेम है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आई? 9। तो केस फर्स्ट करो या केस सेकंड करो, n माइनस 9 है तो n माइनस 9 है तो ऐसे लिखूंगा ना, केस फर्स्ट करो या सेकंड करो, n माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। इसका मतलब 9 हमारे पास क्या हो गया? आंसर। तो कितने पद लिए जाएं? 9 पद लिए जाएं, ताकि इसका योग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इन सब का योग 81 हो जाएगा। तो कभी कभी ध्यान है ना, गुणनखंड मेथड कब करते हैं कि जब हमारे पास पहले पद अंतिम पद का गुणा वो सरल तरीके से आता है तो गुणनखंड मेथड कर लेते हैं, और नहीं आता है तो हम बड़ा क्वेश्चन मतलब श्रीधराचार्य सूत्र या अधिघाती सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये हो गए बोर्ड 2015 के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम कर लेंगे 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020, 5 साल के क्वेश्चंस हम और लेंगे और फिर इस प्रश्नावली को क्लोज करेंगे। आई बार संडे को मैंने आपको कहा था कि साइंस का टेस्ट होगा। साइंस के कौन से पार्ट का टेस्ट होगा? तो पार्ट नंबर 6। ये मैंने आपको कहा था कि पार्ट नंबर 6 का मैं टेस्ट लूंगा। तो पार्ट नंबर 6 का संडे को टेस्ट होगा। बी अलर्ट, ध्यान रहे आप। पार्ट 6 का टेस्ट कब होगा? संडे को होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।